हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ एकेडमी। दोस्तों, आपके ALP CBT2 मॉक टेस्ट में अब हम बेसिक साइंस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दोस्तों, लगभग 35 प्लस क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक बार बराबर होता है डैश MPa के। दोस्तों, यहाँ पर बार और MPa ये दोनों ही यूनिट होती हैं प्रेशर की, यानी दाब की। दोस्तों, जब हम वायुमंडलीय दाब नापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं, तब हम यूज़ करते हैं बार, और नॉर्मली हम यूज़ करते हैं पास्कल। और पास्कल का ही बड़ा रूप होता है मेगा पास्कल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MPa बोल देते हैं। तो दोस्तों, चलिए इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। दोस्तों, मेगा पास्कल और बार के बीच में एक नॉर्मल सी रिलेशन होती है। आपका 1 मेगा पास्कल यानी 1 MPa बराबर होता है 10 बार के। अब दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर हमें एक बार की वैल्यू दे रखी है, यानी एक बार की वैल्यू के बारे में पूछा है। तो दोस्तों, अगर हम एक बार की वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 दूसरी साइड जाएगा और डिवाइड में पहुंच जाएगा नीचे, और ये 1/10 क्या हो जाएगा, MPa हो जाएगा, मेगा पास्कल हो जाएगा। और आप जानते हैं 1/10 को हम 0.1 MPa यानी मेगा पास्कल लिख सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार की हमने वैल्यू निकाल दी। एक बार बराबर होगा 0.1 मेगा पास्कल। दोस्तों, यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन है, हाइपोथर्मिया तब होता है जब शरीर का तापमान डैश सेल्सियस गिर जाता है। तो दोस्तों, हाइपोथर्मिया एक बीमारी होती है जिसमें हमारे शरीर का टेम्परेचर लो हो जाता है, गिर जाता है। तो इसको समझते हैं। दोस्तों, बात करते हैं हाइपोथर्मिया बीमारी की। तो हाइपोथर्मिया में क्या होता है, आपके शरीर का टेम्परेचर लो हो जाता है। अगर हम नॉर्मली किसी स्वस्थ मनुष्य के टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसके शरीर का नॉर्मली सेंटीग्रेड में 37 सेंटीग्रेड क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और फ़ारेनहाइट में लगभग 96.4 के समथिंग होता है फ़ारेनहाइट में। ठीक है। तो जब आपके शरीर का टेम्परेचर सेंटीग्रेड में यानी सेल्सियस में 35 से नीचे आ जाए और फ़ारेनहाइट में अप्रोक्सीमेटली 94.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे आ जाए, तो हम बोलते हैं कि उस व्यक्ति को हाइपोथर्मिया हो गया है, यानी कि उसका टेम्परेचर, उसके शरीर का टेम्परेचर लो हो गया है। तो आप क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन में हमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लेकिन इसकी थोड़ी लैंग्वेज गलत दे रखी थी। लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए थी कि हाइपोथर्मिया तब होता है जब शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि निर्धारित आवेश Q दिए समय t में किसी संवाहक के भीतर बहता है तो धारा क्या होगी। यानी आपको Q और T दे रखा है, तो आपको धारा I की वैल्यू पूछा है। दोस्तों, जब मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो हम लोगों ने बात की थी कि आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी एकांक समय में जितना आवेश बहेगा वो आपकी विद्युत धारा होगी। तो एकांक समय में जितना आवेश बहेगा, इसका मतलब होता है कि Q आपका आवेश है जो T समय में फ्लो हो रहा है, T समय में बह रहा है। तो ये क्या हो जाती है, आपकी विद्युत धारा हो जाती है। तो यहाँ पर Q/T करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन है, उच्च तापीय चालकता वाले धातु को पहचानिए। तो दोस्तों, जब मैंने आपको थर्मोमीटर पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि थर्मोमीटर के अंदर हम लोग पारे का यूज़ करते हैं, यानी मरकरी का यूज़ करते हैं। किस लिए? इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो हल्के से टेम्परेचर डिफरेंस को भी पकड़ लेता है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हाई थर्मल कंडक्टिविटी है। उसकी जो तापीय चालकता है या ऊष्मा चालकता है वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पारे का यूज़ करते हैं। तो आपको याद आ गया होगा, पारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा तक ले जाई जाती है तो इसके वजन बदलता है लेकिन द्रव्यमान वही रहता है। तो नॉर्मली आपको पता है हमारा मास कहीं भी चेंज नहीं होता है, वो यूनिवर्सल होता है। जितना आपका यहाँ पर होगा वो सभी जगह पर होगा, लेकिन आपका वेट चेंज हो जाता है, क्योंकि वेट क्या होता है, एक फोर्स होता है, और फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो मास चेंज नहीं होता लेकिन एक्सेलेरेशन चेंज हो जाता है, तो इस वजह से हमारा वजन बदल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि वजन बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान वही रहता है। क्वेश्चन है, 100 ओम के 3 प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हुए हैं। इस सीरीज या श्रृंखला संयोजन का कुल प्रतिरोध बताइए। तो दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ रखा है
जब हम प्रतिरोधों को या तो सीरीज में जोड़ते हैं या फिर पैरेलल में जोड़ते हैं। तो उनके क्या फॉर्मूले होते हैं मैं लिख देता हूँ। दोस्तों जब हम श्रेणी में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो सपोज करो आपने 3 प्रतिरोध जोड़े R1, R2 व R3, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी तुल्य प्रतिरोध वो होता है कि हम इन तीनों को रिप्लेस कर दें किसी एक प्रतिरोध के साथ, तो वो इन तीनों का काम करने लग जाएगा। तो सपोज करो हमने एक R प्रतिरोध है उसके साथ इन तीनों को रिप्लेस कर दिया, तो हम R की वैल्यू कितनी होगी हमें ये फाइंड आउट करना है। तो R की वैल्यू यहाँ पर होगी R1 प्लस R2 प्लस R3। किस केस में? जब प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ा गया होगा, श्रेणी में जोड़ा गया होगा। और अगर समांतर में जोड़ा गया होगा तो 1/R बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और कैलकुलेशन को सोल्व करने के बाद हमें यहाँ से वैल्यू किसकी लेनी होती है? R की लेनी होती है, ना कि 1/R की। तो जब ये कैलकुलेशन आप सोल्व कर लो तो इसको आप क्या कर लो, पलट लो, उल्टा कर लो और R की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी थी वो 100 ओम दे रखी थी और 100 ओम के 3 प्रतिरोध थे जो सीरीज में जुड़े हुए थे। तो 100 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, तो 100 प्लस 100 और प्लस 100, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? तुल्य प्रतिरोध 300 ओम आ जाएगा, क्योंकि वो किस में जुड़े हुए थे? श्रेणी में जुड़े हुए थे। क्वेश्चन है जो क्लास 2 का लीवर नहीं है उसकी पहचान करो। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि सिंपल मशीन एंड लीवर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लीवर। उसके बाद पुली थोड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि लीवर है। तो इस मॉक टेस्ट के अंदर मुझे लगता है 3 से 4 क्वेश्चन आपके लीवर के दे रखे हैं। पूरे सिंपल मशीन एंड लीवर में से लीवर के क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी 3 से 4। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले आप उसको देख लेना और ये 3-4 क्वेश्चन आप देखते ही खत्म कर दोगे। क्वेश्चन क्या है? जो सेकंड क्लास का लीवर नहीं है उसकी पहचान करो। तो उसकी पहचान मैं बता देता हूँ, वो संडासी नहीं होता है सेकंड क्लास का लीवर। क्यों नहीं होता है समझ लो। दोस्तों मैं बात करता हूँ कि संडासी होती कैसी है। तो संडासी कुछ इस तरह की होती है, आप लोगों के घर में होगी, नॉर्मली आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, संडासी से हम इस चीज़ को पकड़ते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट पर जहां मैं डार्क कर रहा हूं, आप मुझे बताइए इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इस पॉइंट को हम कहेंगे फलक्रम। अब क्यों कहेंगे? क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है जहां से ये दोनों पार्ट मूव कर सकते हैं इधर उधर डायरेक्शन में कहीं भी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फलक्रम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे अब ये बात बताओ लोड कहाँ पर लगेगा? तो लोड यहाँ पर लगेगा। किसी चीज़ को आप संडासी से पकड़ते ही तो ये क्या कर रहे हो? आप किस काम कर रहे हो, किसी चीज़ को पकड़ रहे हो, तो ये आपका क्या कहलाएगा? लोड कहलाएगा। एफर्ट कहाँ से दोगे? एफर्ट यहाँ बीच में से दोगे। आप कुछ फोर्स लगाओगे अपने हाथों से, इसको भींचोगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एफर्ट। तो दोस्तों इसके जो तीनों पॉइंट्स हैं, अगर हम उसको बारी बारी से लिखना चाहें तो सबसे साइड में फलक्रम, यहाँ पर आपका एफर्ट आया और यहाँ पर आपका लोड आया। अब एफर्ट बीच में तब होता है जब हमारा थर्ड क्लास का लीवर होता है, यानी तृतीय श्रेणी का लीवर होता है। अगर द्वितीय श्रेणी का होता तो लोड बीच में आता। ठीक है, तो यहाँ पर संडासी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, तरल अवस्था से गुजरने के बिना ठोस अवस्था से सीधे वाष्प में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए हमेशा नॉर्मली होता क्या है, सपोज करो आपके पास कोई ठोस वस्तु है, आप क्या कर रहे हो? इसको गर्म कर रहे हो, यानी हीट दे रहे हो। तो जब आप किसी ठोस वस्तु को हीट देते हो तो नॉर्मली वो क्या है? वो द्रव में कन्वर्ट हो जाती है, यानी द्रव में चली जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। फिर आप क्या करते हो? इस लिक्विड को भी हीट देना स्टार्ट कर देते हो। जब आप लिक्विड को स्टार्ट करते हो हीट देना, तो ये किस फॉर्म में चला जाता है? गैस फॉर्म में चला जाता है, वेपर बन जाता है, फिर गैस फॉर्म में आ जाता है। तो दोस्तों आपने हीट दिया ठोस को तो वो द्रव बना, यानी लिक्विड बना, उसके बाद वो क्या बना? गैस बना। लेकिन ऊर्ध्वपातन क्रिया में क्या होता है? आपका जो ठोस होता है वो डायरेक्टली चेंज होता है गैस में, जब आप उसको हीट करते हो तब। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूं। हमने हीट दी ठोस से सीधा गैस में, क्या क्या चीज है वो? एक आपका होता है कपूर, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक आपका पूछा जाता है नौसादर। आपके घर में जैसे पूजा वगैरह होती होगी, हवन होता होगा, तो नॉर्मली हम कपूर का यूज करते हैं। और आपने देखा होगा कपूर की एक टिक्की आती है, एक छोटा सा एक गोली सी आती है, उस गोली को जब हम आग लगाते हैं तो डायरेक्टली गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है और आता है ठोस में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है ऊर्ध्वपातन के। क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आ नहीं रहा है वीडियो में, ठीक है, तो उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, आंसर ऊपर 3 में ही है। क्वेश्चन है, एक गेंद
120 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ ऊपर की ओर फेंक दी जाती है, इसके मध्य बिंदु पर, यानी जितनी वो हाइट ऊपर तक जाएगी उसके बिल्कुल जो आधी हाइट पर यानी मध्य बिंदु पर इसकी गति कितनी होगी अगर जी बराबर है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों थोड़ी सी चीज़ें आपसे मैं बताना शेयर करना चाहता हूँ। मैंने आपको ये पहले पढ़ाया हुआ भी है लेकिन थोड़ा ज़रूरी है। सपोज करो ये कोई पत्थर है, जब आप इसे नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हो तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर प्रारंभिक वेग 0 होगा या कुछ होगा? नहीं, 0 नहीं होगा, यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसकी कुछ वैल्यू है। आप मुझे बताओ जब इसको आपने नीचे से ऊपर फेंका था तो किसी ना किसी वेग से फेंका होगा, तो हम 0 नहीं बोलेंगे। लेकिन जब ये ऊपर पहुंच गया होगा, सपोज करो ये मैक्सिमम पॉइंट है इसका, जब ये यहां पर पहुंचेगा तो ये रुक जाएगा, तो इसका अंतिम वेग यानी v कितना होगा? तो आपका जवाब होगा 0 होगा। इसका उल्टा होता है, जब आप किसी चीज को ऊपर से फेंकते हो तो ऊपर इसकी जो प्रारंभिक वेलोसिटी होती है, जो स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है? 0 होती है। यानी u बराबर यहाँ पर होता है 0 जब आप ऊपर से किसी चीज को नीचे फेंक रहे हो, और जब वो बिल्कुल नीचे आने वाली होती है, पृथ्वी की तल से मिलने वाली होती है, उस समय हम क्या करते हैं? केवल उसी समय हम उसका जो वेग है वो माप सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी से मिलने के बाद तो वो रुक जाएगी, तब तो हम नापेंगे नहीं। तो हम कब नापेंगे? पृथ्वी से टकराने से जस्ट पहले। तो उस समय क्या उसका कोई वेग होगा? तो बिल्कुल होगा। तो यानी यहां पर अंतिम वेग होता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा याद रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन तो है ही है, एक क्वेश्चन और भी आएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया आपने किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका, तो ऊपर की ओर फेंका तो वो जिस वेग से फेंका वो क्या होगा? वो प्रारंभिक वेग होगा, u होगा। वो वेग कितना था? 120 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आपको g की वैल्यू और दे रखी थी, कितनी थी? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आप मुझे बताइए जब आपने उस चीज को नीचे से फेंका तो क्या उसका अंतिम वेग कुछ होगा? तो अंतिम वेग उसका 0 होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई होगी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर उसका अंतिम वेग 0 होगा। तो दोस्तों मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए उसकी हाइट चाहिए। पहले मैं आपको बता दूंगा क्यों चाहिए हाइट। मुझे पहले उसकी हाइट चाहिए, तो हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूं? तो मुझे फॉर्मूला लगाना होगा v² बराबर u² और माइनस के 2gh। माइनस इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पर पिंड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर g की वैल्यू निगेटिव आती है, क्योंकि मंदन होता है। जब कोई चीज़ नीचे आती है तो उसका वेग बढ़ता है, तो ये आपका एक्सेलेरेशन होता है, तो g की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है तब। तो यहाँ पर निगेटिव लेंगे तो v² ये तो 0 हो जाएगा डायरेक्टली। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 का हम स्क्वायर करने वाले हैं, और माइनस 2 गुणा g की वैल्यू कितनी है? 10 और गुणा में h। ठीक है, तो ये कितना है? 120 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 और बराबर ये h वाला पोर्शन पूरा इधर ले आइए, तो h यहीं रहने दीजिए और ये 20 नीचे ले आइए। ठीक है, तो 0 से 0 को काट दीजिए और 2 से 144 काट दीजिए, तो आपको कितना मिल जाएगा? 72 और सारी वैल्यू किस में थी? SI यूनिट में थी, तो h बराबर कितना आ जाएगा? 720 मीटर आ जाएगा। लेकिन हमें h नहीं निकालना था क्वेश्चन के अंदर, हमें निकालना था कि अगर मैंने इस पिंड को ऊपर फेंका तो ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा। सपोज करो हाइट इतनी थी, तो ये मिड पॉइंट जहां पर इसका है, यहां पर इसका वेग कितना होगा? तो इसलिए हमें हाइट की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें मिड पॉइंट पर निकालना है उसकी वेलोसिटी। तो दोस्तों अगर टोटल हाइट 720 थी तो h/2 कितना होगा? तो आपका जवाब होगा 360 मीटर होगा। आधी हाइट 360 मीटर होगी। तो हमने पिंड को ऊपर फेंका आधी हाइट पे 360 मीटर पे, उसका वेग क्या होगा ये हमें निकालना है। तो अब हमें क्या निकालना है? अब हमें v की वैल्यू निकालनी है। तो v बराबर सेम फॉर्मूला लगाएंगे, v बराबर u² माइनस 2gh। ठीक है, तो यहाँ सॉरी ये v² है। ठीक है, तो v² की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। u² की जगह आप रख देंगे 144 यानी स्क्वायर कर देंगे 120 का। उसके बाद 2 गुणा 10 गुणा 360। ठीक है ना, तो v² बराबर कितना हो जाएगा? 144 माइनस 36 दूनी कितने होते हैं? 72 और 2 0 7200। तो आप v² में से घटा लीजिए, कितना आंसर आ जाएगा बताइए? 00 ऐसे ही रहेगा, और आपका क्योंकि 72 का तो डबल ही होता है 144, तो 72 ही आ जाएगा डायरेक्टली। तो v² बराबर कितना आ जाएगा? सॉरी ये वेलोसिटी है, मीटर प्रति सेकंड में आएगा, तो v² कितना आ गया? 7200। अब आपको क्या करना है? 7200 का अंडर रूट निकालना है। तो इसका अंडर रूट निकालना सिंपल है, दोनों जीरो को 10 के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अंडर रूट 72 होगा, 10 इंटू अंडर रूट 72। उसके बाद 10 अंडर रूट 72 किस किस के बीच में होता है? 8 के और 9 के स्क्वायर के बीच में होगा, क्योंकि 8 8 8 64 होते हैं, 9 9 81 होते हैं।
तो आप लोगों ने यार स्क्वायर रूट वाली वीडियो देखी नहीं है, मैंने डाली हुई थी। तो इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली किसी से भी डायरेक्टली जिसके पास होता है, पहले हम यहाँ पर 8 लिख देंगे, लेकिन 8 के स्क्वायर से ये थोड़ा सा ज़्यादा है। 8 का स्क्वायर होता है 64 और ये 64 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो हम 8 तो ऐसे ही रहने देंगे और 8 प्लस कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। और यहाँ पर ये जो टर्म होती है इसका हम डबल लिख देते हैं यानी 16। तो 10 गुणा ये कितना हो जाएगा, 1/2 यानी आधा। तो यहाँ पर आ जाएगा 8.5 यानी 8.5। और जब 10 की मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 85 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अंडर रूट निकालने में थोड़ी मिस्टेक हो ही सकती है क्योंकि इसका परफेक्ट तो आता नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा 84.6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, एक साधारण मशीन में प्रतिरोधी बल को काबू करने को क्या कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी अजीब अजीब सी दे रखी है। मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए लोड। इसमें क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि एक साधारण मशीन में प्रतिरोधी बल जिसे हम काबू करते हैं उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, काबू करने को नहीं, जिसे हम काबू करते हैं उस प्रतिरोधी बल को हम बोलते हैं लोड या फिर बोझा। और अगर ऐसा होगा कि काबू करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, तो हम एफर्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तब आपका बल होगा। लेकिन बल कौन सा होगा, जो हमने अप्लाई किया। लेकिन डायरेक्टली आप देखना किसी भी बुक में आपको डायरेक्टली बल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो टर्म यूज करते हैं वो हमेशा एफर्ट होती है। तो इसलिए मैंने ये बल आपका आंसर नहीं बताया। आपका आंसर होना चाहिए लोड या बोझ, यानी उस प्रतिरोधी बल का नाम पूछा गया होगा। क्वेश्चन है, एक वस्तु जो x बराबर 0 मीटर पर अपनी स्थिर स्थिति से गतिमान होना आरंभ होती है और x अक्ष के साथ 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के स्थिर त्वरण से चलती है, यानी इसका कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे में x बराबर 4 मीटर और x बराबर 16 मीटर की अपनी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका आंसर भी यहीं पर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटे फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो आपको हो सकता है नज़र भी ना आए, तो थोड़ा सा अपनी वीडियो की क्वालिटी को अच्छा कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक ये पिंड पड़ा हुआ है, यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि ये यहाँ पर स्थिर पड़ा हुआ है। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं उसको x से शो करता हूँ, इसका जो विस्थापन है वो भी 0 होगा, क्योंकि अभी तो ये कहीं पर गया ही नहीं है। लेकिन क्या हुआ, फिर हमने इसको चलाना स्टार्ट किया। ठीक है, चलाने के बाद हमें ये पता है कि इसका जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है और है कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद हमें ये बताना है कि जब ये डिस्प्लेसमेंट इसमें 4 मीटर का हो गया होगा, यानी ये 4 मीटर आगे आ गया होगा पिंड यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, v की वैल्यू होगी। क्यों होगी, क्योंकि एक्सीलरेशन चल रहा है भैया, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। उसके बाद जब ये x बराबर 16 मीटर पर होगा, यानी इसका जो विस्थापन है वो 16 मीटर हो जाएगा, तब इसकी वेलोसिटी कुछ और अधिक होगी, यहाँ पर हाई हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन काम कर रहा है, वेग को बढ़ा रहा है। तो दोस्तों ये दोनों वेलोसिटी जो हैं, जो x बराबर 4 मीटर पर है और जो x बराबर 16 मीटर पर है, उनका एवरेज आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं भी टाइम वाला टर्म यूज नहीं हुआ। तो हम ऊपर वाले पहले और दूसरे फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या आता है, t आता है। तो हम क्या करेंगे, v² बराबर u² प्लस 2as का यूज करेंगे। पहले हम वेग निकालेंगे 4 मीटर विस्थापन पर, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा v² बराबर u² कितना, ये तो 0 है क्योंकि वो बिल्कुल 0 गति से चली है, प्लस 2 और a की वैल्यू कितनी है, एक्सीलरेशन कितना है, 2 है, और डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर। पहले हम 4 मीटर के लिए निकाल लें, तो यहाँ पर v² बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम बात करेंगे 16 मीटर के लिए, तो यहाँ पर u² प्लस 2as सेम फॉर्मूला, यहाँ पर u² कितना होगा, 0 ही होगा, क्योंकि वो भी 0 से स्टार्ट हुआ था, और 2 गुणा एक्सेलेरेशन 2 ही है, लेकिन विस्थापन कितना है, विस्थापन 16 है। तो 16 दूनी 32 दूनी 64, तो v² बराबर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों हमें क्या चाहिए, दोनों वेग का एवरेज चाहिए। तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 8 यानी 12/2, तो कितना आ जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। क्वेश्चन है, भौतिक सामग्री की किसी मात्रा में 1% का विस्तार के लिए आमतौर पर डिग्री सेंटीग्रेड के क्रम में कितने तापमान की वृद्धि आवश्यकता होती है।
मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास सपोज करो ये कोई टुकड़ा है जिसकी लंबाई है 100 मीटर। वो कह रहा है कि हम इसमें कितनी हीट दें, कितनी गर्मी दें, कितने गर्मी का मतलब है उसने ये पूछा है कि कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा दें। यानी अगर पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसको हम बढ़ा के 100 कर दें या 1000 कर दें, यानी कितना डिफरेंस क्रिएट कर दें डिग्री सेंटीग्रेड में कि ये 1% बढ़ जाए, इसका रेखीय प्रसार हो जाए, यानी रेखा इसकी जो लंबाई है 100 मीटर है वो 101 हो जाए, यानी 1% बढ़ जाए। तो दोस्तों इसका जो परफेक्ट आंसर है वो हम नहीं दे सकते। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये किस मटेरियल का बना है। मैं आपको समझाता हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए आपका एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बराबर एल इंटू में होता है एल्फा और इंटू में होता है डेल्टा टी। यहाँ पर ये डेल्टा एल है जो लंबाई में वृद्धि हुई है और ये एल है जो उसकी वास्तविक लंबाई पहले थी, और ये अल्फा है रेखीय प्रसार गुणांक। और ये जो वैल्यू होती है दोस्तों ये सभी मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, एल्यूमिनियम की अलग होगी, लोहे की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, सबकी अलग अलग होती है। और ये डेल्टा टी आपका है डिफरेंस जो आप टेम्परेचर में करोगे। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। एल्यूमिनियम का जो ये होता है ना रेखीय प्रसार गुणांक, वो होता है लगभग 23। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके देखिए 23 गुणा 10 की पावर -6। ठीक है, तो अगर हमारे पास 100 मीटर का क्या था, एक टुकड़ा था एल्यूमिनियम का, तो हमने उसमें कितने का डिफरेंस किया, 1 मीटर का डिफरेंस किया, उसको 1 मीटर बढ़ा दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, एल्यूमिनियम के जो रेखीय प्रसार गुणांक है उसकी वैल्यू रख देंगे 23, और ये 10 की पावर -6 नीचे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 0 कट जाएंगे ये वाले। ठीक है, और इनटू में डेल्टा टी। तो अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, डेल्टा टी की चाहिए। कितना डिफरेंस हुआ है, तो आप क्या करोगे, लगभग 10,000/23। इसको आप सोल्व कीजिए। सोल्व करने के लिए हमें सिर्फ समझना है। तो अगर मैं इसको 25 बना दूं तो ये 25 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 400 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। तो सिर्फ हमें यह समझना था नॉर्मली कि हमें 1% का चेंज करने के लिए लगभग जो डिग्री सेंटीग्रेड चेंज होना चाहिए वो सैकड़ों में होना चाहिए। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर ये है। अब मैं थोड़ा और देखूंगा, अगर इसका कुछ आंसर चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रिक बल्ब को, बड़ा कर देता हूं इसको, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब को 22 वाट, ठीक है, यानी ये पावर है, और 220 वोल्ट के रूप में रेट किया गया है, तो बल्ब का प्रतिरोध बताइए। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपको क्या दे रखा था, पावर दे रखा था 22 वाट, आपको और क्या दे रखा था, विभवांतर दे रखा था 220 वोल्ट, और आपसे क्या पूछा था, रजिस्टेंस पूछा था। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है P बराबर V²/R। और भी फॉर्मूले होते हैं, P बराबर आपका होता है V इंटू में I, ये P बराबर VI होता है। एक फॉर्मूला आपका होता है P बराबर I² इंटू R, और तीसरा फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया है V²/R होता है। तो हमें यहाँ पर विभवांतर और शक्ति के टर्म में इस क्वेश्चन का आंसर लाना है, तो इसलिए हमने इसका यूज़ किया। तो R बराबर कितना हो जाएगा, आप मुझे बताइए। R बराबर हो जाएगा V²/P। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। V² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 220, स्क्वायर करेंगे तो 220 गुणा 220 हो जाएगा, और पावर कितनी है, 22 है, तो 22 से 22 कट जाएगा, ये 0 इधर चिपक जाएगा। तो R बराबर कितना आ जाएगा, 2200 आ जाएगा, 2 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रतिरोध में, ओम में, सॉरी ओम होता है इसका यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन है स्प्रिंग स्थिरांक की इकाई क्या है, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। तो पहले समझते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। दोस्तों आपका एक नियम होता है हुक्स लॉ। हुक ने क्या कहा था, हुक ने कहा था कि अगर आपके पास कोई स्प्रिंग है, उस पर आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो उसके फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस स्प्रिंग का एक्सटेंशन। क्या चीज, एक्सटेंशन।
एक्सटेंशन क्या होता है, विस्तार होता है। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप किसी स्प्रिंग को जितने ज़्यादा फोर्स से खींचोगे तो उसके अंदर विस्तार उतना ही ज़्यादा होगा, अगर आप कम फोर्स लगाओगे तो विस्तार कम होगा। नॉर्मल सी ये बात बताई थी। तो यहाँ पर हमने अगर फोर्स को F से डिनोट किया तो ये प्रोपोर्शनल होता है x के। हम जो विस्तार है उसको x से शो करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है अगर ये समानुपाती का साइन है तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं बराबर के निशान से और एक कांस्टेंट के द्वारा। तो कांस्टेंट हम ले लेंगे k, तो F बराबर kx हो जाएगा। तो k बराबर कितना हो जाएगा, ये k ही होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो k बराबर हो जाएगा आपका F बाई x। तो आप मुझे बताइए F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। और ये x क्या है, ये एक्सटेंशन को बता रहा है, यानी कितनी लंबाई बढ़ी कितनी घटी। तो ये क्या होगा, ये मीटर में आपको बताएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमें दिया है न्यूटन मीटर, मीटर की पावर -1 यानी न्यूटन प्रति मीटर। क्वेश्चन है जेम्स वाट डैश के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, भाप के इंजन के लिए प्रसिद्ध हैं यानी स्ट्रीम इंजन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है एक वस्तु स्थिर अवस्था से गतिमान होना शुरू होती है, एक बिल्कुल स्थिर अवस्था में वहां से गतिमान होना स्टार्ट हो जाती है। इसका विस्थापन यानी जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट समय वर्ग के समानुपाती होता है, तब उसका क्या चीज कांस्टेंट होगा, डैश नियत होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है त्वरण। अगर कोई वस्तु है जो पहले स्थिर थी फिर वो गति अवस्था में आ गई, तो जैसे ही वो गति अवस्था में आई तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा समय के वर्ग के। समझा देता हूं, इसके अंदर नॉर्मल सी बात आपको समझनी है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या होता है जब हम बात करते हैं एक्सीलेशन की, त्वरण की, तो वो a बराबर कितना होता है, वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग में जो परिवर्तन हुआ, सपोज करो v माइनस यू है डिवाइडेड बाई टी है, यानी ये वेग में परिवर्तन हो, इतना समय लगा इसमें। तो ऊपर क्या होता है, ऊपर भी वेग आता है, तो उसकी वेग की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड और समय की होती है सेकंड। तो हम क्या करते हैं, इस सेकंड को नीचे ले आते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है, तो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है और ये टाइम की यूनिट है। तो दोस्तों इनका जो रेशियो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल है और समय के ऊपर पावर 2 चढ़ी हुई है, यानी कि वर्ग है। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या होता है, ये होता है त्वरण। और कैसा त्वरण, वो भी कांस्टेंट, वेरी नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या करना था, आपको सिर्फ ये टर्म को समझना था कि जो विस्थापन होता है यानी m की वैल्यू वो सेकंड स्क्वायर यानी समय के वर्ग के प्रोपोर्शनल होती है। दोस्तों क्वेश्चन है एक 40 किलो का लड़का 50 कदमों की सीढ़ी तक दौड़ता हुआ चढ़ता है, 10 सेकंड में प्रत्येक 15 सेंटीमीटर पर उसकी शक्ति क्या है। तो दोस्तों इनकी जो लैंग्वेज इन लोगों ने क्वेश्चन में कर रखी है वो बहुत बिल्कुल बेकार कर रखी है, किसी को समझ में भी नहीं आएगा। मैं आपको नॉर्मल समझा देता हूँ। एक 40 किलो का एक लड़का है, वो 50 कदमों की सीढ़ी पर चढ़ता है। कितनी सीढ़ियाँ हैं, 50 कदमों की सीढ़ियाँ हैं। कितना समय, 10 सेकंड में। और प्रत्येक सीढ़ी की यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, जो यहाँ पर लिखा हुआ भी नहीं है। तो ये आप समझ लीजिए ये 15 सेंटीमीटर है प्रत्येक की लंबाई, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई। तो वो कह रहा है कि उसकी शक्ति कितनी होगी उस लड़के की, और जी की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो दोस्तों हम बात करते हैं पावर क्या होती है। तो दोस्तों पावर होती है कार्य करने की दर, ठीक है, यानी एकांक समय में किया गया कार्य आपका क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। तो ये वर्क अपॉन टाइम। लेकिन वर्क हमें क्या दे रखा है ये आप समझो पहले। वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू उसकी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये समझो कि ये फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलेरेशन। लेकिन वहां पर हमें कोई फोर्स नहीं दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, वेट दे रखा है। तो वेट भी एक फोर्स होता है, और वेट बराबर क्या होता है, mg, यानी मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। तो दोस्तों अब हमको क्या करना है, हमें p की वैल्यू चाहिए, पावर की वैल्यू चाहिए। तो चलिए सारी वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले बताइए मास कितना था उस लड़के का, उस लड़के का मास था 40 किलो, तो 40 हमने पुट कर दिया। उसके बाद g की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 10 दे रखी थी, ठीक है, ये हो गई f की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद d की वैल्यू क्या है, d है डिस्प्लेसमेंट। तो कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 50 सीढ़ियों का, और प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई है 15। लेकिन जो आंसर था 15 जो वो सेंटीमीटर में था, आप देख लीजिएगा बैक करके। लेकिन हमको किस में चाहिए, हमें एसआई पद्धति में चाहिए, सारी वैल्यू मीटर में है। तो हमें क्या करना होगा, इसे सेंटीमीटर से मीटर में करना होगा। तो आप जानते हैं
मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे वैल्यू चाहिए 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू हो जाएगी 1/100 मीटर। अब मुझे चाहिए 15 सेंटीमीटर की वैल्यू, तो 15 से इधर गुणा कर दूंगा, 15 से इधर कर दूंगा। ठीक है, तो 15/100 मीटर। उसके बाद नीचे हमें ये सारी वैल्यू पुट हो गई, नीचे टाइम की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि समय की वैल्यू, तो 10 हो जाएगी। हमें दे रखा था 10 सेकेंड, तो 1 0 2 और 3 0, ये तीनों जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब आप मुझे बताइए 4 पंजे 20 और 20 की गुणा 15 से कर लो, कितना आंसर आएगा बता दो। P बराबर आ जाएगा 300 वाट, क्योंकि पावर किस में होती है, वाट में होती है, शक्ति। तो अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के अंदर 300 वाट दे रखा है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ पर भी आपके कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे ही ना आ जाए तो आधे बच्चे समझ भी नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले समझना और उसको सोल्व करके देखना। अगर उससे ऑप्शन मैच हो रहे हैं तो हो सकता है कि वो बिल्कुल उसी के जैसा होगा, या फिर सबसे बढ़िया काम क्या रहता है कि आप इंग्लिश में पढ़ लो। ठीक है, अगर आपको थोड़ी इंग्लिश आती है, थोड़ा समझ सकते हो, तो आप इंग्लिश में पढ़ लिया करो। हिंदी में ऐसी लैंग्वेज आती है, वो क्या करते हैं, वो टाइप करते हैं इंग्लिश में और हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर के जरिए करते हैं तो वो हिंदी में उल्टी सीधी ऐसे ही आ जाता है कुछ भी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जूल है, तो दोस्तों देखते हैं जूल क्या है। भाई वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे ये बताओ वर्क की क्या होती है यूनिट, जूल होती है, कार्य की यूनिट जूल होती है। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है, और डी की यानी डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है। तो जूल बराबर हम न्यूटन मीटर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें से एक ऊर्जा का अच्छा स्रोत नहीं माना जाएगा। हमें जो अच्छा नहीं है वो बताना है, जो कम खर्चीला हो। लेकिन जो कम खर्चीला होगा दोस्तों वो तो अच्छा होगा। आसानी से सुलभ हो, यानी जो हमें आसानी से मिल जाए, वो भी अच्छा सोर्स होगा। ऑप्शन नंबर 4 है स्टोर करना आसान हो, तो ये भी अच्छा होगा। ऑप्शन नंबर सी है कि ले जाना मुश्किल हो। भाई जिसको ले जाना मुश्किल है तो वो अच्छा कैसे हो सकता है, तो यानी कि इनमें से एक ऊर्जा का अच्छा स्रोत नहीं है। कौन सा, जिसको ले जाना मुश्किल हो। ठीक है, जिसका ट्रांसपोर्टेशन करने में दिक्कत हो। एक स्थिर अवस्था से गतिमान होने पर 10 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड की गति तक पहुंच जाती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। कुछ नहीं, हमें टाइम दे रखा है, और क्योंकि पहले वो स्थिर अवस्था में थी तो प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0, अंतिम वेग दे रखा है 30 मीटर प्रति सेकंड, और आपका त्वरण पूछा गया है। वैसे तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, कितना हो जाएगा 30/10 यानी कि 3 आ जाएगा। लेकिन देखते हैं, क्योंकि हमें v की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, क्योंकि वो स्थिर अवस्था से चलना स्टार्ट हुई थी। a की वैल्यू हमसे पूछी है और हमें टाइम भी दिया हुआ है। टाइम कितना है, 10 सेकंड। तो यहाँ पर बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v बराबर u प्लस at फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, सारी वैल्यू हमें पता है। तो v की वैल्यू 30 है, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू हमें निकालनी है, और t की वैल्यू 10 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 30 यहीं पर रहेगा, 10 इसके नीचे आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 3, और यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन है व्यक्तिगत सफाई डैश को रोकने में महत्वपूर्ण रहती है। यानी हम जो व्यक्तिगत रूप से अपनी सफाई करते हैं, अपने आसपास सफाई रखते हैं, वो किस चीज़ को रोकने में महत्वपूर्ण होती है। तो ये आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड है, आपकी बीमारी से रिलेटेड है, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो अगर हम अपने आसपास व्यक्तिगत सफाई रखते हैं तो हम जो बीमारी होती है उसको रोक सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है एक लड़का 5 किलो का बॉक्स उठाता है, 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, कितने हाइट तक उठाया, 2 मीटर तक उठाया, वजन कितना था, 5 किलो था। उसके द्वारा किया गया काम कितना होगा अगर जी की वैल्यू है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए सोल्व करते हैं। वर्क बराबर क्या होता है, पहले आप मुझे बताइए। वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जबकि मुझे फोर्स किस चीज में दे रखा है, मास इनटू ग्रेविटी में दे रखा है, क्योंकि वो क्या है, एक तरह से वेट है। ठीक है, mg। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो अपने वर्क से मतलब है। m की वैल्यू कितनी है बताइए, 5 किलोग्राम है। g की वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, और कितने हाइट तक उठाया है, 2 तक उठाया, 2 मीटर तक। तो ऐसा ही यूनिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
5 50 दूनी 100, यानी कि 100, और ये आंसर आएगा किसमें, जूल में। तो 100 जूल मैंने क्या कर दिया है, काम कर दिया है कि अगर मैंने 5 किलोग्राम के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया होगा तब। ठीक है, अगर जी की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर v है, तो v बराबर क्या होना चाहिए, संभावित अंतर v क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये संभावित अंतर क्या है आपको पता होना चाहिए। जब हम दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर यानी उनके विभव का अंतर वो कह रहा है, तो ये दो बिंदुओं के बीच क्या हो जाएगा, ये विभवांतर हो जाएगा। तो v की वैल्यू क्या होती है समझो। तो दोस्तों अगर आपके पास सपोज करो ये एक वायर है, इसमें ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ठीक है, a पॉइंट और ये B पॉइंट है। तो A से B तक एकांक आवेश को लिए जाने में किया गया कार्य जो होता है वही आपका विभवांतर होता है। तो सपोज करो आप Q आवेश कूलाम A से B तक ले गए, जिसके लिए आपको W कार्य करना पड़ा, तो आपका जो विभवांतर होगा वो हो जाएगा W बाई Q। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं यहाँ से। तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना होगा, ऑप्शन नंबर सी, W बाई Q। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा के लिए SI यूनिट क्या होगी। तो चलिए पहले गुप्त ऊष्मा को समझते हैं। देखिए गुप्त ऊष्मा को समझना आसान है। गुप्त ऊष्मा के अंदर कंडीशन ये होती है कि आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जैसे आपके पास यहाँ पर 0 डिग्री का क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है, आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है और उसे आपको क्या करना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ में बदलना है। ठीक है, तो लेटेंट हीट का काम, गुप्त ऊष्मा का काम यही होता है। उसको हम ऐसे मेजर करते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो रहना चाहिए कांस्टेंट, यानी कि वो चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा जो पदार्थ है, जो मटेरियल है, उसकी जो अवस्था है वो चेंज हो जानी चाहिए, वो कांस्टेंट नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पानी से बर्फ बन गया लेकिन टेम्परेचर वही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन पानी क्या बन गया, बर्फ बन गया। तो इसी को हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा के द्वारा ये किया जाता है। तो अब मैं बताता हूँ इसकी डेफिनेशन कैसे होगी। दोस्तों सपोज करो जैसे आपके पास ये पानी है या कोई भी मटेरियल है, अगर उसको आपका मास दे रखा है, उसका मास आपको दे रखा है, तो पानी का मास हमें कितना दे रखा है, सपोज करो m दे रखा है, और हमें लेटेंट हीट दे रखी है पानी की, लेटेंट हीट दे रखी है पानी की L। ठीक है, तो इसका हम फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, कुछ इस तरह से ड्राइव करते हैं, क्योंकि लेटेंट हीट में हमें क्या करना होता है, टेम्परेचर सेम और अवस्था चेंज। तो हम कुछ इस तरह से कहेंगे कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर अवस्था परिवर्तन के लिए या तो ली गई ऊष्मा या फिर दी गई ऊष्मा बराबर होती है Q के, और Q बराबर होता है M इंटू L के। ये Q क्या है, ये वो हीट है जो हमने अवस्था परिवर्तन के लिए ली है या दी है। ठीक है, या तो हम हीट को निकालेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पानी से बर्फ बना रहे हैं, तो या तो हम हीट को निकालेंगे, और या हम अगर पानी से भाप बनाएंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हम कुछ ऊष्मा देंगे। तो ये Q वो ऊष्मा होती है जो या तो हम लेते हैं या फिर देते हैं। कब, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए और अवस्था चेंज हो जानी चाहिए। तो Q बराबर होता है M इंटू L के। तो बस इतना ही हमको याद करना था। तो हम यहाँ से L की वैल्यू निकाल सकते हैं जो हो जाएगी Q बाई M। तो Q क्या है, हीट है जिसको हम किस चीज में शो करते हैं, जूल में शो करते हैं, और यहाँ पर M क्या है, M है मास, जिसको हम किलोग्राम में शो करते हैं। तो लेटेंट हीट का जो आंसर होगा किस चीज का, यूनिट का, तो वो हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जूल किलोग्राम की पावर -1 लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, जूल किलोग्राम की पावर -1। आगे है क्लास 1 के लीवर में या उत्तोलक में। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत दे रखा है कि जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं आप जानते हैं, उनके अंदर जो फलक्रम होता है वो बीच में होता है लोड और बल के। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो फलक्रम है वो बल तथा भार के बीच में होता है, यानी एफर्ट और लोड के बीच में होता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंदर जो यांत्रिक लाभ है वो 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। अब आप सोच लीजिए कौन सा इसमें सही होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 40 यूनिट के भार को स्थानांतरित करने के लिए लगाया गया जाने वाला जो बल है, जो एफर्ट है, वो कितना है, 5 यूनिट है। तो यांत्रिक लाभ या मैकेनिकल एडवांटेज पता कीजिए। तो आसानी से बता सकते हो, मैंने आपको कल ही क्या बताया था कि मैकेनिकल एडवांटेज या यांत्रिक लाभ बराबर होता है लोड यानी भार बटे
एफर्ट। तो भार कितना है, लोड कितना है, 40 यूनिट है, आपको 40 यूनिट उठाना है। और एफर्ट कितना लगा रहे हैं आप, 5 यूनिट लगा रहे हैं। तो 40 यूनिट बटे 5 यूनिट, यूनिट से यूनिट कट जाएगा और 5 से क्या आ जाएगा, 40 कटेगा कितनी बार, 8 बार। तो मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा 8। क्वेश्चन है डैश बिजली संयंत्र में हर दिन जीवाश्म ईंधन की भारी खपत होती है। देखिए जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जैसे हमारा जो शरीर होता है तो हम क्या करते हैं, उसको जलाते हैं, तो वो सारा जो बच जाता है, जब हमारा वेस्ट हो जाता है सब कुछ शरीर पूरा, तो वो जीवाश्मी कहलाता है। जैसे पेड़ पौधे हैं उनका भी सब जीवाश्मी है, वो जो ईंधन है। तो दोस्तों हम किस में यूज़ करते हैं, आप मुझे बताइए। क्या सोलर और सौर में करेंगे, जो सूर्य से हमें गर्मी प्राप्त हो रही है उसमें तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। यानी जो सोलर बिजली संयंत्र होंगे, क्या उसमें हमें इन चीज़ों की जरूरत होगी, नहीं होगी। क्या वायु में, वो तो एयर से चलेंगे, वायु से चलेंगे, उसमें भी जरूरत नहीं होगी। ना ही ज्वारीय टाइडल में होगी, हमें जरूरत होगी तापीय या थर्मल में। मेरे अकॉर्डिंग जो तापीय बिजली संयंत्र होते हैं या थर्मल बिजली संयंत्र होते हैं, उसमें हम हर दिन क्या करते हैं, जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, बहुत सारा जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा खपत होती है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा में एसआई बेस यूनिट नहीं है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, तापमान का केल्विन होता है, और आपका जो चमक की तीव्रता है यानी ज्योति तीव्रता है उसका कैंडेला होता है। और आपका जो ये समतलीय कोण है इसका क्या होता है, रेडियन होता है, लेकिन वो एसआई मात्रक नहीं होता है। और अगर आपको अभी कन्फ्यूजन है तो आपको कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए कि मेरी कितनी राशियाँ होती हैं, जो मूल राशियाँ होती हैं वो 7 मूल राशियाँ होती हैं। यानी मूल राशियों को मैं कह सकता हूँ जो बेसिक हैं, जो बेस हैं। क्वेश्चन के अंदर यही तो पूछा गया है, जो बेस यूनिट सिस्टम है, जो सबका बेस बनाती है, वो कितनी है, वो केवल 7 हैं। और उन 7 में मेरी ज्योति तीव्रता भी आती है, यानी चमक की तीव्रता आती है, तापमान भी आता है, और आपका विद्युत धारा आती है, आपका लंबाई आता है, समय आता है, ठीक है, आपका द्रव्यमान आता है, लेकिन समतलीय कोण नहीं आता, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन है एक आदर्श गैस का घनत्व अगर कितना है, जहां m मोलर द्रव्यमान है, p दबाव है यानी दाब है, प्रेशर है, और r सार्वभौमिक गैस नियतांक है, और t परम तापमान है। चलिए देखते हैं डेंसिटी क्या होगी। दोस्तों आप लोगों को आदर्श गैस इक्वेशन पता होगी, PV बराबर n इंटू R इंटू टी। और ये n क्या होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, यानी मोलों की संख्या होती है। और मैं आपको बता दूं कि n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है स्मॉल m बटे कैपिटल M। कैपिटल M के बारे में अभी हमने क्वेश्चन में देखा, इसको हम बोलते हैं मोलर मास, यानी मोलर द्रव्यमान, और इसको हम बोलते हैं मास, नॉर्मल मास। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। तो PV बराबर कितना हो जाएगा, स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M इंटू R इंटू टी। अब दोस्तों एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, डेंसिटी को मैं D से लिखता हूँ और मेरी डेंसिटी बराबर होती है मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। नॉर्मल मास है, ये याद रखना, स्मॉल m है, ठीक है, मास पर वॉल्यूम। दोस्तों आपको वैल्यू चाहिए m और v को एक साइड अलग कर देना है, ठीक है, क्योंकि मुझे डेंसिटी की वैल्यू चाहिए। तो बस मुझे कुछ नहीं करना, मुझे v तो यहीं पे रखना है, और ये जो m है स्मॉल वाला, इसको मैं यहाँ नीचे ले आऊँगा, तो ये v अपॉन m हो जाएगा, और p को मैं इधर ऊपर ले जाऊँगा, सॉरी p नीचे आएगा, तो r इंटू टी ऐसे ही रहेगा। m तो आपका नीचे है ही कैपिटल, और p और नीचे आ जाएगा। आगे इतना समझ में आया। अब मुझे बताओ कि ये क्या डेंसिटी की वैल्यू है, नहीं ये डेंसिटी की वैल्यू नहीं है, क्योंकि डेंसिटी तो m अपॉन v होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, v अपॉन m को उल्टा करना पड़ेगा, तो आपको कुछ ये टर्म मिलेगी mp डिवाइडेड बाई RT, ठीक है। तो ये आपकी डेंसिटी हो जाएगी किसी आदर्श गैस की। तो हमें ऑप्शन के अंदर ये टर्म ढूंढनी होगी, तो mp बाई RT आपको ढूंढना था, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है, इसको आप रट लीजिए। मुझे लगता है यहाँ से आपके न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है एक पदार्थ की ऊष्मीय क्षमता क्या होती है। तो दोस्तों नॉर्मली थर्मल कैपेसिटी क्या होती है, थर्मल कैपेसिटी को हम शो करते हैं C से, और वो बराबर होती है डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा T के। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर डेल्टा T है टेम्परेचर में डिफरेंस, यानी कि टेम्परेचर में जो डिफरेंस हुआ है, और यहाँ पर डेल्टा Q है जो हीट हमने ट्रांसफर की है उसका अमाउंट, यानी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर डिफरेंस बराबर होता है ऊष्मीय क्षमता यानी थर्मल कैपेसिटी के। तो इसको भी आप याद कर लेना। क्वेश्चन है गेंद एक इमारत के शीर्ष से
तेज होती गति के साथ नीचे आती है, जमीन को छूने से ठीक पहले इसकी गति किसके द्वारा जानी जाती है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई पिंड है, जब हम उसे ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो उसकी प्रारंभिक वेग कुछ होता है या नहीं होता? तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है, क्योंकि उस टाइम वो रुकी हुई होती है, फिर हम उसको चलाते हैं तो हम प्रारंभिक वेग 0 कंसीडर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब वो पृथ्वी पर पहुंचने वाली होती है, पृथ्वी की सरफेस से बिल्कुल ऊपर, उसका हम अंतिम वेग काउंट करते हैं, जिसकी वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने यही पूछा है कि जब हम किसी पिंड को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? तो नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं, v² बराबर u² और प्लस के 2gh। हमने प्लस क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलेरेशन हो रहा है, पॉजिटिव रहेगा, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वेग बढ़ता जाएगा, ऊपर जाते तो जो g की वैल्यू है वो निगेटिव लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर v² बराबर कितना हो जाएगा? आपको पता है प्रारंभिक वेग क्या है? 0, तो 0 प्लस 2gh। तो हम यहाँ पर v² बराबर 2gh कह सकते हैं डायरेक्टली। तो हमें यही बताना था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है, L लंबाई और R त्रिज्या के एक बेलनाकार तार R प्रतिरोध रखता है। यानी कि एक प्रतिरोध है, एक तार है जिसका R प्रतिरोध है, उसकी लंबाई L है, उसकी त्रिज्या R है। एक ही सामग्री के दूसरे तार का प्रतिरोध, यानी इनका मटेरियल सेम है, एक ही सामग्री के दूसरे तार का प्रतिरोध भी समान ही है, यानी उसका रेजिस्टेंस भी सेम है, लेकिन इसकी लंबाई दुगनी और इसकी त्रिज्या आधी है। अब आप मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? भाई उसने ये कह दिया कि पहले मेरे पास एक तार है जिसका R प्रतिरोध है, उसकी लंबाई L है और उसकी त्रिज्या R है। बिल्कुल सही बात है। फिर उसने कहा कि मेरे पास दूसरा तार है जिसका प्रतिरोध, जो एक ही सामग्री के बने हैं और उसका प्रतिरोध भी समान है और उसकी लंबाई दुगनी है और त्रिज्या आधी है। अब इसमें करना क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ये करना है कि इसमें ये प्रतिरोध समान नहीं है, हमें प्रतिरोध की वैल्यू निकालनी है दूसरे तार के लिए। ठीक है, उस तार के लिए जिसका मटेरियल तो सेम है, लंबाई दुगनी है, त्रिज्या आधी है, तो उसका हमें प्रतिरोध बताना है। ठीक है, प्रतिरोध समान नहीं है, यहाँ पर मटेरियल समान है केवल। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए क्या होता है। रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? रो L/A। आपका ये जो रो है इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं या फिर रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और ये डिपेंड करती है मटेरियल पर, यानी ये पदार्थ पर डिपेंड करती है। अब क्योंकि दोनों ही तारों का जो पदार्थ है वो एक जैसा है तो हमें इसका कुछ नहीं करना। ठीक है, इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो R का जो हमारा इफेक्ट पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है L/A से। अब इसको समझते हैं L/A से कैसे पड़ेगा। आपके पास जो पहला तार है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। दोस्तों आप मुझे एक चीज़ बताना, मुझे बहुत ज़्यादा, सबसे मैं पूछता भी रहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लड़कों ने ये कमेंट किया कि सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हो। तो आप मुझे बताना क्या मैं स्लो पढ़ाता हूँ, क्या तेज़ पढ़ाना चाहिए? क्योंकि आप बताओगे तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये क्या है? ये L है और ये मेरा पहला वाला तार है और ये इसकी यहाँ से यहाँ तक रेडियस है। दूसरे वाले तार में उसने कहा है कि दूसरा वाला तार ये रहा, दूसरे वाले तार के अंदर उसकी जो लंबाई है वो 2L है, पहले वाले से दुगनी है, जबकि रेडियस है R/2। ठीक है, ये वाली रेडियस। तो हमसे कह रहा है कि अगर पहले वाले का प्रतिरोध है R तो दूसरे वाले का प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए, अगर मैं लंबाई मेरी L है और अगर मैं 2L कर दूं तो मुझे बताइए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भी 2R हो जाएगा। तो मेरा लंबाई की वजह से मेरा प्रतिरोध हो गया दूसरे तार का 2R, क्योंकि लंबाई है वहां पर दुगनी। उसके बाद यहाँ पर जो रेडियस है वो आधी है, लेकिन यहाँ पर तो रेडियस का जिक्र ही नहीं है, यहाँ तो एरिया का जिक्र है, क्षेत्रफल का जिक्र है। तो यहाँ पर मुझे जो बात करनी होगी वो क्षेत्रफल की करनी होगी। तो दोस्तों जब मेरी R त्रिज्या थी तब मेरा क्षेत्रफल कितना था? πr²। मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे ही तो निकालूंगा, जैसे ये मेरा वायर है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? πr² होगा। और जब मेरा R/2 है तो कितना होगा? πr²/4। तो पाई से पाई का तो कोई मतलब नहीं है, तो कांस्टेंट है। तो पहले था R², अब हो गया R/4। तो R² भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, R² भी हट जाएगा। तो पहले अगर 1 था तो अब 1/4 हो गया एरिया। तो अब कुछ नहीं करना, हमें R की वैल्यू निकालनी है। तो लंबाई कितनी है? दुगनी है। और आप लंबाई कितनी है? दुगनी है। और आपका जो एरिया है वो 1/4 है, तो ये 4 ऊपर जाएगा। तो 4, इसको L को काट दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता। तो जब ये ऊपर जाएगा तो 2 की गुणा होगी 4 से, यानी कि 8 गुना आपका रेडियस हो,
क्या होगा, प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसको मैं कह दूंगा कि अगर मेरे पहले वाले तार का प्रतिरोध था R तो दूसरे वाले का होगा 8R। यहां पर ऑप्शन नंबर सी में आप देख लीजिए 8R दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है रेखीय विस्तार लोहा, एल्यूमिनियम, सोना और एक ऑप्शन और दिखा देता हूं, एक है गिलास, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे। तो इन चारों के अंदर उच्च गुणांक वाली सामग्री कौन सी होती है? तो मैं आपको बता दूं, इन चारों के अंदर एल्यूमिनियम होता है सबसे, जिसका सबसे ज़्यादा गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है। लिख लीजिए कितना होता है। जो चीज़ें दे रखी थी मैं लिख देता हूँ सभी का। सबसे पहले एल्यूमिनियम का, मैं वही उसी की बात कर रहा हूँ जो भी मैंने पीछे में रो का यूज़ किया था, उसी रो की हम बात कर रहे हैं। यही होता है रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, इस रो की हम बात कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम के लिए हम बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम के लिए इसकी वैल्यू होती है लगभग 23 गुणा 10 की पावर -6। उसके बाद आपका क्या था, गोल्ड था। गोल्ड की वैल्यू होती है काफ़ी सारी वैल्यू होती हैं, लेकिन जो हम लेते हैं ना प्योर गोल्ड की, तो उसकी लगभग 14 × 10⁻⁻6 होती है। आपका आयरन यानी लोहा भी दिया हुआ था ऑप्शन में, तो आपके लोहे की होती है लगभग 12 से 13, वही कर लीजिए 10 गुणा 10 की पावर -6। और एक था आपका गिलास यानी कांच, तो गिलास की आपका होती है 4 से 6 के बीच, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन का प्रमुख खतरा डैश का भंडारण व निपटान है। तो ये क्वेश्चन मुझे खुद समझ में नहीं आया कि हम किस चीज़ का तो भंडारण कर रहे हैं, उसी चीज़ को हम निपटा भी रहे हैं। तो आप इसके बारे में सोचना, ठीक है। मैं देखूंगा इसका आंसर मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और इसकी मैंने PDF बना दी है, ठीक है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एक दोस्तों आपका ये न्यूमेरिकल दे रखा है, ठीक है। इस न्यूमेरिकल के अंदर भी मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है, तो जब ये सोल्व हो जाएगा तो मैं इसका सॉल्यूशन का फोटो खींच के टेलीग्राम पे ही डाल दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जुड़े रहो। और आप देख ही रहे हो कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि 2 प्रतिरोध जिनमें एक 15 ओम का है, दूसरा 10 ओम का है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, और यह संयोजन एक 24 ओम के प्रतिरोध और एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो 10 ओम प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी? तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो इसमें है नहीं, तो मैं आपको बता दूंगा जब इसका सॉल्यूशन होगा। एक क्वेश्चन ये दे रखा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या है कि 10 ग्राम पानी का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी यदि पानी का विशिष्ट तापमान इतना है तो आसान सा क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस होते हैं तो आपको फॉर्मूले याद रखने चाहिए। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है ऊष्मा की मात्रा जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का तापमान बढ़ा दे, अगर पानी है आपका 10 ग्राम तो, और विशिष्ट ताप आपको दे रखा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो डिटेल्स क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखी थी वो लिख दी है। मास हमको दे रखा है 10 ग्राम, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 करना है, और जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा है, स्पेसिफिक हीट है, उसकी वैल्यू है 4186 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन के अंदर हमें जो ये है डिग्री सेंटीग्रेड में होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा क्यों होना चाहिए। पहले हम बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर, जो हीट है हमको निकालनी है, Q बराबर होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो हमारा मास कितना होना चाहिए, मास हमारा किलोग्राम में होना चाहिए। ये भी समझ में आ जाएगा क्यों होना चाहिए। तो मास अगर मैं बात करूं 1 किलोग्राम बराबर होता है मेरा 1000 ग्राम, तो मुझे 10 ग्राम की वैल्यू चाहिए। तो 10 ग्राम बराबर मैं बोल सकता हूं कि ये 100 इधर आ जाएगा, तो 1/100 किलोग्राम, ठीक है। तो मैं मास की जगह कितना पुट करने वाला हूं, 1/100 किलोग्राम पुट करने वाला हूं। उसके बाद स्पेसिफिक हीट की वैल्यू में पुट करने वाला हूं 4186 जो मुझको दे रखी है, और ऊपर क्या है, ऊपर जूल, ठीक है। 1 मिनट रुकिए जरा, ऊपर है जूल डिवाइडेड बाई किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद मुझे टेम्परेचर डिफरेंस देखना है, तो कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मैंने क्यों कहा कि ये सब किलोग्राम में होने चाहिए डिग्री सेंटीग्रेड में, वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये वाला किलोग्राम इधर ये नीचे वाले किलोग्राम से कटेगा, और ये डिग्री सेंटीग्रेड इस डिग्री सेंटीग्रेड से कट जाएगा, और ये जो 50 है ये इस 100 को काटेगा 2 बार, और ये 2 जो है ये 4186 को काटेगा 2093 बार, और
यूनिट क्या आ जाएगी, जूल आ जाएगी, क्योंकि केवल जूल बचा हुआ है। और आप जानते हैं हीट की जो मात्रक होता है वो क्या होता है, उष्मा का मात्रक जूल ही होता है। तो 2093 जूल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमको दे रखा है 2093 जूल, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे बेसिक साइंस के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। एक मैंने आपको बताया था जो वो वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इलेक्ट्रिसिटी वाला। यहाँ पर 10 ओम है, ठीक है, और समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं जिसमें दूसरे की वैल्यू है, सॉरी 15 ओम है, ये वाली 15 ओम है, ठीक है। तो ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। उसके बाद सीरीज में एक इनके साथ और जुड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू है 24 ओम, ठीक है। और इनके साथ सीरीज में ही एक बैटरी जुड़ी हुई है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, कितना, 12 वोल्ट का। तो ये माइनस, ये प्लस, और ये बन गया पूरा एक सर्किट, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है इसका जो वोल्ट है पूरे सर्किट का 12 वोल्ट है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये 10 ओम वाला जो प्रतिरोध है इसके अंदर कितनी धारा बहेगी। तो इसको सोल्व जो हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि हमारा V बराबर IR होता है, ठीक है, क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो मेरी जो I की वैल्यू मैं निकालूंगा तो वो क्या होगी, V/R होगी, क्योंकि V की वैल्यू 12 है और R की वैल्यू कितनी है, 10 ओम है, क्योंकि 10 ओम वाले में निकालना है तो 1.2 आना चाहिए जो ऑप्शन में नहीं है। तो ये चीज़, दूसरा मैंने दूसरे तरीके से इसको किया। तो दूसरे तरीके से हमने 10 ओम का प्रतिरोध तो नहीं निकाला, लेकिन पूरे सर्किट के अंदर जो धारा बह रही है वो की वैल्यू हमने निकाली। कैसे, अगर मैं ये दोनों प्रतिरोधों को समांतर से श्रेणी में ले आऊँ, यानी इनका एक वो तुल्य प्रतिरोध निकाल दूं, तो वो कितना होगा, तो वो होगा 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 5। इसको आप उल्टा करोगे क्योंकि ये ये किसकी वैल्यू है, 1/R की है, तो R की वैल्यू निकालोगे तो 6 आ जाएगी, 6 ओम। तो इस सर्किट में मैं ये पूरी टर्म को यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐसे एक इस तरह से एक वो लगा दूंगा, दूसरा प्रतिरोध वो 6 ओम का होगा। अब क्योंकि ये किस में है, ये श्रेणी में है, अगर मैं श्रेणी में इनका मैं तुल्य प्रतिरोध निकालूंगा तो ये डायरेक्टली जुड़ जाएंगे और मैं इन दोनों की जगह केवल एक प्रतिरोध यूज कर सकता हूँ। वो कितना होगा, 24 और 6 30 ओम का होगा। कितने का होगा, 30 ओम का होगा। तो अब मेरे पास जो पूरे सर्किट का प्रतिरोध है वो 30 ओम है और जो पूरे सर्किट का विभवांतर है वो 12 वोल्ट है। तो मैं निकाल सकता हूँ क्या, V बराबर IR से मैं I की वैल्यू निकाल सकता हूँ। I बराबर कितना हो जाएगा, V/R। तो यहाँ पर V की वैल्यू कितनी है, 12, और R की वैल्यू कितनी है, 30। तो ये 6 से काट देते हैं, 2 बार जाएगा, और ये 6 से 5 बार जाएगा। तो पॉइंट ले लीजिए, ये हो जाएगा 20, और 5 से इसको काटिए तो 4 बार चला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये एम्पियर आ जाएगा। कितनी, 0.4 एम्पियर इस सर्किट के अंदर धारा बहेगी। और ये हमें ऑप्शन में दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये है वो क्वेश्चन जिसमें हमसे 10 ओम प्रतिरोध में धारा पूछी गई थी। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो 0.40 एम्पियर। तो क्वेश्चन के अंदर थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हैं, तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। इंग्लिश वगैरह में, इंग्लिश में मैं देखूंगा, इंग्लिश में डाउनलोड करके, ठीक है, और आपको मैं अगर जो और भी कोई डिटेल होगी बता दूंगा। तो ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कर लिए हैं। तो आप मुझे बताना इसके बाद अगर आपसे और कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर मैं बात करता हूँ ईडी की, तो आपको टोटल 4 से 5 क्वेश्चन केवल दे रखे हैं, 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, और वो भी उनमें से 1-2 क्वेश्चन तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का है, बाकी तो उन्होंने कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं है। तो और बाकी करंट अफेयर, तो करंट अफेयर तो मैंने आपको तैयार कराई नहीं है, खुद से तैयार की होगी, उसको आप सर्च कर लेना, ठीक है। और क्योंकि करंट अफेयर तो देखिए कुछ कॉन्सेप्ट उसमें होता नहीं है कि मैं आपको कोई चीज़ समझाऊंगा। बेसिक साइंस में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, और आपको मैथ के क्वेश्चन थे तो उनमें भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन करंट अफेयर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो उसको आप खुद से सर्च कर लेना, ठीक है। और जो जिस तरह की आ रही है उस चीज़ों को तैयार कर लेना, 2-3 दिन है आपके पास, देखना कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, उन चीज़ों को पढ़ लेना। और उसके बाद क्या बचा, रीजनिंग। रीजनिंग के भी 8-9 क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल है, जैसे हलवा होता है ना, चम्मच से उठा के खाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, उठाना है, आंसर देना है, ठीक है। तो बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर कोई डाउट हो तो बताना। और हाँ, मैथ का एक क्वेश्चन था जो मैंने गलत कर दिया था लास्ट वाली वीडियो में, उसमें क्या था, 7 प्लस कितना था, 3√5 था, और 7 माइनस 3√5 था, ठीक है। तो इसमें क्या करनी थी, इनका वर्गमूल निकालना था। तो मैंने क्या किया, इसको सोल्व कर दिया, 49 माइनस 9 × 5,
और ये हो गया 49 माइनस 45। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया। लेकिन हमसे वर्गमूल पूछा था, मैंने सिर्फ यहीं पर सोल्व करके छोड़ दिया था। तो आपको थोड़ा सा सोल्व और करना है, इसका वर्गमूल निकालना था, तो वो आंसर 2 आ जाएगा 4 की जगह, मैंने 4 बता दिया था। ठीक है, तो बताना वीडियो कैसी लगी। ठीक है, जय हिंद, खुश रहो।